हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज़ यू नो हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने यूनिट 2 जो है स्टार्ट कर रखा है और यूनिट 2 में भी हमारा एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस पूरा कंप्लीट हो गया और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद जो है हमने एप्टीट्यूड स्टार्ट करा है लास्ट सेशन में और आज का जो सेशन है उसमें हमें फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज को स्टार्ट करना है और इसमें जो पहली वैल्यू है इंटीग्रिटी वो हमें आज कंप्लीट करना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले इफ यू रिमेंबर जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें मैंने बताया था कि फाउंडेशन वैल्यूज जो रहती हैं या वैल्यूज जो रहती हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक प्रॉपर स्लाइड जो है मैंने बनाई है आपके लिए। तो आइए इसको समझते हैं। एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर कि जो एप्टीट्यूड रहता है अगर उसमें आपके वैल्यूज ना हो तो क्या होगा। मान लीजिए जैसे हिटलर है, हिटलर क्या थे, एक वर्ल्ड के बहुत बड़े लीडर थे। वो जब बोलते थे तो कहा जाता वो इतने जबरदस्त वक्ता थे कि बड़े बड़े सुरमा उनके सामने चुप हो जाते थे। तो ये उनकी क्या थी, लीडरशिप क्वालिटी थी, उनमें लीडरशिप का एप्टीट्यूड था। उसी तरह से ओसामा बिन लादेन कहा जाता है कि वो एक जीनियस इंजीनियर थे, मतलब कि वो अगर चाहते तो बहुत सारी चीजें बना सकते थे वर्ल्ड के लिए जो हमें बहुत ज्यादा आगे ले जाती। पर ये दोनों क्या बने हैं हम सब जानते हैं। हिटलर जो है वो हमें वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ लेके गए हैं और ओसामा बिन लादेन जो है उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में करा है। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो आई गेस यू नो ऐसा इसलिए हुआ है कि उनकी पास एप्टीट्यूड तो था, मतलब कि उनके पास फ्यूचर पोटेंशियल तो था स्किल को अचीव करने का अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए तो, लेकिन उनके पास क्योंकि वैल्यूज नहीं थी इसलिए वो सोसाइटी के लिए क्या बन गए, डेंजर बन गए। इसीलिए वैल्यूज क्या होती हैं, बहुत ज्यादा नेसेसरी होती हैं। अदर एग्जांपल्स में अगर बात करें तो कुछ लोग डॉक्टर होते हैं और अगर वैल्यूज ना हो तो ऑर्गन रैकेट चलाने लग जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वैल्यूज ना हो तो टैक्स इवेजन यानी टैक्स की चोरी करने लग जाते हैं। और कुछ लोग जो हैं ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिशियंस होते हैं और अगर वैल्यूज ना हो तो करप्शन करने लग जाते हैं। तो इसलिए वैल्यूज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होती हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सिलेबस की हेडिंग की फाउंडेशन वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज की। अब फाउंडेशन वैल्यूज को बेसिकली क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, बट इसमें अगर मैं बात करें तो आई हैव सीन कि जो बुक्स है उनमें मटेरियल काफी क्या है, कम है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को लिखने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो हम जो है एक बेसिक फ्रेमवर्क मैंने नोट्स का बनाया है उसी को हम क्लियर करते चलेंगे, जिससे आपको वैल्यूज जो है उस पर कैसे मटेरियल रिटर्न डाउन करना है अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पे, उसका भी आपको आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम वैल्यूज की बात करते हैं। तो देखिए सिविल सर्विसेज जो होती हैं ये क्या है, इंडियन डेमोक्रेसी का इंटीग्रल पार्ट है। अब ऐसा क्यों समझेंगा, हमारे यहाँ क्या होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जिसमें जो गवर्नमेंट होती है उससे सिटीजन्स क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। पर जो हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़्यादा बुकिश नॉलेज नहीं होता है, जिसके कारण उन्हें एक्सपर्ट्स की हेल्प लगती है। तो ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं ये कौन होते हैं, ये सिविल सर्वेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट में मेन रोल जो है प्ले करते हैं, क्योंकि इनके पास जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उन पे डिसीजन लेने की और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की पावर होती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए एक योजना आई प्रधानमंत्री आवास योजना, तो इस योजना के जो फंड्स हैं वो किसको दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, ये डिसीजंस कौन लेता है, तो ये सिविल सर्वेंट्स जो है लेते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्या करें, ये सेम स्टैंडर्ड्स रखें, प्रोफेशनलिज्म जो है इनके अंदर हो, रिस्पॉन्सिवनेस हो, इम्पार्शियलिटी हो, मतलब कि ये प्रोफेशनल रहें, ये पर्सनल ना हो, जिनको भी ये हेल्प कर रहे हैं उनके लिए
रिस्पॉन्सिवनेस हो, मतलब कुछ पूछा जाए तो उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्स देने की इनमें क्या हो, आदत हो। इम्पार्शियलिटी की ड्यूटी हो, मतलब कि ये दो लोगों में, दो रिलीजन, कास्ट वगैरह ऐसे किसी भी ग्राउंड्स पर क्या ना करे, डिफरेंस ना करे। क्योंकि तभी क्या होगा, तभी ये जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनको क्या कर पाएंगे, सर्व कर पाएंगे। समझेगा, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स रहते हैं ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, तो ये अलग अलग गवर्नमेंट्स के क्या कहते हैं टेन्योर में भी क्या होते हैं, सेम रहते हैं। तो अगर वो इस तरह की वैल्यूज नहीं रखेंगे तो जो अलग अलग गवर्नमेंट्स आएंगी, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस वगैरह, इनको प्रॉपरली ये सर्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो सिविल सर्वेंट्स रहते हैं इन्हें क्या करना होता है, एक कॉमन सेट ऑफ वैल्यूज को फॉलो करना होता है, जो किसके लिए जरूरी है, सोसाइटी के, हमारा जो एक लार्जर क्या कहते हैं ग्रुप है पीपल का, उसके इंटरेस्ट के लिए क्या है, उसके बेनिफिट के लिए क्या है, जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि देयर आर सम फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स विच हेल्प इंस्टिल पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट मशीनरी। तो पब्लिक जो है उसका गवर्नमेंट मशीनरी में, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रस्ट बना रहे, इसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, फाउंडेशन प्रिंसिपल्स होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन की नींव बनाते हैं। तो उनका फॉलो करना सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा क्या होता है, बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है। तो यही क्या है, फाउंडेशन वैल्यूज का एक इंट्रोडक्शन है। ठीक है, मतलब अगर आपको एक बड़ा आंसर लिखना है 200 वर्ड्स का, 150 वर्ड्स का, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना होगा। तो इंट्रोडक्शन आप मेरी फर्स्ट स्लाइड से उठा सकते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स। अब देखिए, जो हमारे फ्यूचर सेशंस रहेंगे उसमें हम अगर बात करें तो एक अलग यूनिट में कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स, इन दोनों को स्टडी करेंगे और इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट करेंगे। बट अभी के लिए समझिए कि कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। जैसे एज अ सिविल सर्वेंट आप काम कर रहे हैं तो क्या आपका प्रोटोकॉल रहेगा, क्या आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपके सामने अगर प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो आप उनको चश्मा पहनकर नहीं मिल सकते, ये आपके कोड ऑफ कंडक्ट के क्या है, खिलाफ है। या फिर प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने नहीं जाएंगे, ये काम प्रेसिडेंट का रहेगा, तो ये क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है। इसी के रिवर्स होते हैं कोड ऑफ एथिक्स, जिसमें अगर हम बात करें तो ऐसी बातें रहती हैं जो आप फॉलो ना करें तो उनके लिए आपको कोई क्या कहते हैं क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, बट स्टिल वो आपको बना के दिए जाते हैं कि आपको हॉनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, इम्पार्शियलिटी वगैरह 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 सब क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये होता है कोड ऑफ एथिक्स। अब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट या कोड ऑफ एथिक्स होता है, इनकी जो अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये इंडिया में नहीं हुई है, ये फॉरेन कंट्रीज में हुई है। तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उसने क्या करा है 1996 में कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक ऑफिशियल्स जो है अडॉप्ट करा है, जिसके कुछ नेसेसरी क्या हैं, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब इसमें समझिएगा कोड ऑफ कंडक्ट तो हमने भी अडॉप्ट करा है 1963 1964 में, तो ये उससे भी पहले है, पर आज भी हमारे यहाँ कोड ऑफ एथिक्स नहीं आ पाया है, जो कई सारी फॉरेन कंट्रीज में काफी टाइम से चल रहा है। अब जब यूएन ने इसको अडॉप्ट करा तो उसमें इनका क्या मतलब था कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पब्लिक सर्विसेज से, तो समझेगा कि एक पब्लिक ऑफिस जो रहता है एज पर नेशनल लॉ इज अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट विच कम्स विद अ ड्यूटी टू एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब कि जब आप एक पब्लिक ऑफिशियल बन जाते हैं, सरकारी अधिकारी बन जाते हैं, तो क्या होता है, आप एक ऐसी पोजीशन अर्न कर लेते हैं जिसपे लोगों को क्या होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, जैसा हमने लास्ट स्लाइड में समझा था। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, लोगों के इंटरेस्ट में काम करना होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नाम जो है वो क्या होता है, एक पब्लिक ऑफिशियल का, सिविल सर्वेंट, जनता का सेवक। तो आपको जनता के क्या करना होगा, बेनिफिट के लिए ही वर्क करना होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि जो अल्टीमेट लॉयल्टी पब्लिक ऑफिशियल्स की वो कहां रहेगी, तो वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में रहेगी। मतलब कि जो गवर्नमेंट रहेगी, क्योंकि उसको लोगों ने ही चुना है और इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो पब्लिक ऑफिशियल्स को जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना होगा, वर्क करना होगा। Public officials should also make sure that all their duties
and functions are as per the law of administration policies। मतलब कि आपको सेल्फनेसनेस रखनी होगी, आपको अपने बेनिफिट का ध्यान नहीं रखना होगा, आपको जो मासेस हैं उनके बेनिफिट का ध्यान रखना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन की जो पॉलिसीज रहती हैं आपको उनके अकॉर्डिंग ही काम करना है। भले ही आपके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि आप चुन सकते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, किसको कम मिलेंगे, किसको पहले मिलेंगे, किसको बाद में मिलेंगे, बट ये काम भी आपको किस में करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ही करना है। मतलब कि आप जो भी कर रहे हैं उसका आपके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए, क्योंकि आप जो है एज अ पब्लिक सर्वेंट जो भी काम करेंगे उसके लिए आप क्या है, अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं, आंसरेबल हैं। तो आपको प्रॉपर लॉजिक्स, प्रॉपर रीजन के साथ ही क्या करना है, सारे वर्क करना है, जिससे आप एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कर पाए, जस्टिफाई कर पाए। नेक्स्ट, they should also make use of all public resources in effective and efficient manner। तो समझिएगा, एज अ पब्लिक ऑफिशियल आपको फंड्स मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें तो जीरो बजटिंग जो है वो सिस्टम चलता है। मतलब जितना पैसा आया है उतना पैसा खर्च करना है। अगर आप नहीं करोगे तो वो पैसा क्या हो जाएगा, फिर भी गवर्नमेंट के पास वापस चला जाएगा। तो जब आप फंड्स जो है एलोकेट कर रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, स्वच्छ भारत अभियान में हो, या फसल बीमा योजना जैसी कोई योजना हो, या वगैरह वगैरह, तो इन सब में आपको ये बताना पड़ेगा कि हमने जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में किए हैं। मतलब हमने किसको पैसे कितने दिए हैं, क्यों दिए हैं, कब दिए हैं, और कैसे ये बेस्ट तरीका था फंड्स को यूज करने का। आपके पास इसका भी क्या होना चाहिए, हमेशा जवाब होना चाहिए। आपको गवर्नमेंट के पैसे वैसे ही खर्च करना है जैसे सपोज अगर आपके पास 100 रुपए है तो आप जो है बेस्ट यूज उसका करोगे, तो उसी तरह से गवर्नमेंट के भी पैसे आप बेस्ट यूज में ही लोगे। All public officials should be attentive, fair and unbiased in performance of their duties। मतलब कि आई गेस पढ़ के ही क्लियर है कि आपको अटेंटिव होना है, फेयर होना है और अनबायस्ड होना है, यानी किसी तरह का आपको पर्सनल फेवर किसी को नहीं देना है। जस्ट लाइक आपको नेपोटिज्म वगैरह नहीं करना है। आपको जो है हमेशा हर व्यक्ति को जो है ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखना है, फैक्ट के नजरिए से देखना है, मेरिट के नजरिए से देखना है। आपको नेपोटिज्म नहीं करना है एज आई सेड, ठीक है। अब लेकिन अगर हम बात करें तो जो यूएन था उसके अलावा जो है मेन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है कोड ऑफ एथिक्स के लिए, वो क्या है, वो नोलन कमिटी की जो यूके में क्या कहते हैं मेन तौर पे लाई गई थी, उसके द्वारा दी गई 7 बेसिक वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये जो 7 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, आइए इनको अपन 1 बाय 1 समझते हैं। इन्हें कमिटी ऑन स्टैंडर्ड्स इन पब्लिक लाइफ इन द यूके भी कहा जा सकता है, ठीक है। These comprises the most comprehensive statements of ethical standards for holders of public office, ठीक है। मतलब कि जैसा कि मैंने बताया ये कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ये क्या है, ये कोड ऑफ एथिक्स है, और इंडिया में ये अभी तक नहीं आया है। आप कहोगे वो क्या होता है, तो हमारे जो फर्दर सेशंस रहेंगे उसमें हम ये डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए आप नोलन कमिटी की वैल्यूज को अंडरस्टैंड कीजिए। अब ये जो 7 वैल्यूज हैं इसमें मैं आपको बेसिकली क्लियर करना चाहता हूं कि अभी तक तो जैसे अपन बात करें स्टेट पीएससी में इसका क्वेश्चन नहीं आया है, बट यूपीएससी में इसके क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं इस तरह के। तो जब आपसे नोलन कमिटी पूछता है तो आपको एग्जैक्ट जो है एक्सपेक्ट करा जाता है आपसे कि आप वही आंसर देंगे जो नोलन कमिटी जो है उसके बारे में है। What I mean to say is कि जैसे इंटीग्रिटी की हम बात करें, सो मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और या ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि इसको हमने अपने इंटीग्रिटी को आज के और ऑब्जेक्टिविटी को फर्दर सेशन में डिटेल में डिस्कस करना है। बट जब नोलन कमिटी के लिए पूछा जाएगा तो आपको इंटीग्रिटी में वो डेटा बताना है जो यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये नोलन कमिटी का डेटा है। आई गेस बहुत रिपीटेशन हो गया, चलिए अब इसको समझना शुरू करते हैं। अब फर्स्ट आते हैं सेल्फलेसनेस। अब आई गेस इट इज प्रीटी क्लियर कि एज अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस यू शुड एक्ट सोलली इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट।
They should not do so in order to gain financial or other benefits for themselves, their family or their friends. मैं आपको ये पहले ही समझा चुका हूं, एज अ सिविल सर्वेंट आपको फंड्स अलोकेट किए जाएंगे तो आपको मासेस के इंटरेस्ट में काम करना है, अपने सेल्फ के इंटरेस्ट में नहीं काम करना है। तो क्यों नहीं करना है? बिकॉज यू आर व्हाट, यू आर अकाउंटेबल। आप अगर ऐसा करते हैं तो आप खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि एज अ होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस आप जो भी एक्शन लेंगे उस सब के लिए आप क्या हैं, अकाउंटेबल भी हैं। ठीक है, सेकंड वैल्यू इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं, अकाउंटेबिलिटी बोल रहा हूं। थर्ड अपन बात करें तो ऑनेस्टी। एज अ सिविल सर्वेंट आपको हमेशा क्या रहना है, ऑनेस्ट रहना है। अब आज के सेशन में हम ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी दोनों का डिफरेंस समझेंगे, तो अभी मैं इस पे टाइम जो है खर्च नहीं करना चाहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओपननेस और लीडरशिप। अब ओपननेस की बात करें तो समझेंगे आप, जैसे प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो पीएम केयर फंड। अब पीएम केयर फंड जो है उस पर लगातार ये इशू बना है कि कोरोना के पीरियड में जो पीएम केयर फंड के लिए पैसा लिया गया है वो पैसा कहां खर्च हो रहा है, इसका हमें प्रॉपर क्या चाहिए, हिसाब चाहिए। बट गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं किसको शो कर रहा है, ये कहीं ना कहीं सीक्रेसी को शो कर रहा है। तो ये कहा जाता है नोलन कमेटी में या फिर कई सारी और दूसरी कमिटीज में भी कि सिस्टम में क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए। होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड बी एज ओपन एज पॉसिबल अबाउट ऑल द डिसीजन एंड एक्शंस दे टेक. They should give reasons for their decisions and restrict information only when the wider public interest clearly demands. What I mean to say कि हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी शुड बी द नॉर्म एंड सीक्रेसी शुड बी द एक्सेप्शन। मतलब ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस हमेशा रखनी चाहिए और जब बहुत ज्यादा नीडेड हो तभी सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए, सीक्रेसी लानी चाहिए। बट एज वी नो हमारा सिस्टम रिवर्स फॉलो कर रहा है। एंड इसके बाद लास्ट आती है लीडरशिप। अब समझेगा, जैसे अगर मैं बात करूं कॉर्पोरेट सेक्टर की, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे बताइए क्या लीडरशिप मांगते हैं? नहीं, वहां मेन तौर पे जो पोस्ट होती है वो क्या होती है, मैनेजर की होती है, वो मैनेजमेंट मांगते हैं। बट एज वी नो सिविल सर्वेंट्स को हमेशा क्या कहा जाता है कि आपको क्या होना चाहिए, आपको लीडर होना चाहिए। सो व्हाई सो? तो समझिएगा कि जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज की हम बात करते हैं तो वो असल में क्या होती है, एक तरह का विजन होता है जिस पर आपको क्या करना होता है, वर्क करना होता है। तो इस विजन पर आप तभी वर्क कर पाएंगे जब आप अपना जो विजन है वो दूसरों को क्या कर पाए, समझा पाए। तो यही क्या होता है, लीडरशिप होती है। जैसे हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनका क्या है, एक विजन है जिसके जरिए वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। जो आर्टिकल 370 उसको उन्होंने हटा दिया है, डीमोनेटाइजेशन करा है, जीएसटी करा है, वगैरह वगैरह। तो ये क्वालिटी क्या शोकेस करती है, उनकी लीडरशिप शोकेस करती है। Holders of public office should promote and support these principles by leadership and example. I guess आपको जो नोलन कमिटी है उसकी बेसिकली वैल्यूज क्लियर हो गई हैं, और जो नहीं हुई हैं वो हम आज के या फर्दर सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब इसके बाद इंडियन सिनेरियो फाउंडेशन वैल्यूज का क्या है? तो अब इंडियन सिनेरियो मतलब अगर हम वर्ल्ड की बात करें सो उनकी जो एटमॉस्फेयर है, उनका जो कल्चर है वो हमसे बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए उनके यहाँ जो वैल्यूज़ प्रैक्टिस होती हैं और हमारे यहाँ जो वैल्यूज़ प्रैक्टिस होती है उसमें थोड़ा क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। क्योंकि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है और इससे डील करने के लिए आपको जो दूसरी कंट्री से उनसे भी ज़्यादा वैल्यूज़ चाहिए, ताकि आप क्या कर पाएँ, ताकि आप इंडिया जो रूरल कंट्री है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वेलफेयरिस्टिक तरीके से काम कर पाए। चलिए इंडियन सिनेरियो को समझते हैं। पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं इंडिया में ये क्या करते हैं, दे डेवलप एंड इंप्लीमेंट पब्लिक पॉलिसी विद इन अ फ्रेमवर्क ऑफ पब्लिक सर्विस वैल्यूज। ऑल दीज हैव अ मार्क्ड इन्फ्लुएंस ऑन देयर एटीट्यूड एंड एक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दूसरी कंट्रीज के मुकाबले इंडिया जो है वहां पर रूरल होने के कारण स्कीम्स वगैरह बहुत ज़्यादा आती हैं, और स्कीम ज़्यादा आने के कारण जो पब्लिक ऑफिशियल्स होते हैं उनका भी इंडिया में क्या होता है, वर्क ज़्यादा होता है क्या करने का, डेवलप करने का और पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। अब ये लेकिन उन्हें करना होता है किसमें, पब्लिक सर्विस वैल्यूज जो है उसके एक फ्रेमवर्क के अंतर्गत इनको ये करना होता है।
और इन सब का क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है किस पर, आपके जो पब्लिक सर्वेंट हो अगर आप, तो उसके एटीट्यूड पर और एक्शन पर। अब एटीट्यूड क्या होता है ये मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में क्लियर करा है, अगर आपने नहीं देखा है तो उन्हें एक बार देख लें। सिविल सर्वेंट सर्विस इन इंडिया has gradually evolved over years of tradition. The current norms are enforceable rules of conduct as typified by Central Civil Services Conduct Rule. As I said, हमारे यहाँ कोड ऑफ कंडक्ट है पर कोड ऑफ एथिक्स नहीं है। वही चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है कि एनालोगस रूल्स आर एप्लीकेबल टू मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज और एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। However, these do not stand for any code of ethics of India, although such code do exist in other countries. सेम टू सेम बात है जो मैंने बताई कि हमारे प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है, IAS IPS जो रहते हैं वो भी सिमिलर कोड्स को फॉलो करते हैं, पर जो कोड ऑफ एथिक्स है वो हमारे यहाँ आज भी नहीं आ पाया है। कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका मतलब जो आपका प्रोटोकॉल होता है जो आपको फॉलो करना ही होता है, नहीं तो पनिशमेंट भी मिल सकती है। और कोड ऑफ एथिक्स जिसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगा बट स्टिल आपको फॉलो करना है, जैसे इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी वगैरह, जो कि आपको टाइम टाइम पर एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट क्वेश्चन किया जाता है। बट कोड ऑफ एथिक्स ना होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोड ऑफ एथिक्स फॉलो नहीं होता है। काफी जगह क्या होता है बिना कहे कोड ऑफ एथिक्स जो है फॉलो होता है, जिसमें कई सारी वैल्यूज हम ऐसी देखते हैं जो अदर कंट्रीज में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रियोटिज्म, हमारे यहाँ जैसे एक स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, पेट्रियोटिज्म होती है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अदर कंट्रीज में जब ये वैल्यूज नहीं है, या फिर नोलन कमेटी ने भी जब ये पेट्रियोटिज्म की वैल्यू नहीं दी है, तो फिर इंडिया में आखिर क्या नीड थी कि देशभक्ति जैसी बेसिक वैल्यू जो है उसको क्या करा गया, एक सिविल सर्वेंट्स के लिए कंपलसरी माना गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक कमीशन बनाया गया है जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। इस कमीशन ने भी क्या करा है, कई सारी वैल्यूज दी है, और इनमें से आपको बहुत सारी ऐसी वैल्यूज दिखेगी जो नोलन कमेटी के कोड ऑफ एथिक्स में भी नहीं गिवन थी। तो ये वैल्यूज क्यों जोड़ी गई है, तो समझिएगा, जैसा मैं आपको समझा चुका हूं कि इंडिया एक कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, जिसके कारण और रूरल होने के कारण जो ऑफिसर्स हैं यहाँ उनके पास पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ज्यादा है। सो इसलिए इनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो अदर कंट्रीज से भी क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसीलिए इंडिया में पब्लिक ऑफिशियल की जो जॉब है वो अदर कंट्रीज से ज्यादा लुक्रेटिव होती है, ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, और उसमें ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। तो इसमें आपसे मांगा जाता है, जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने कहा है कि ये सब वैल्यूज भी होनी चाहिए। एडरेंस टू हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी, इंटेग्रिटी एंड कंडक्ट। इंटेग्रिटी को हम डिटेल में समझेंगे तो आपको ये तीनों समझ में आ जाएंगे। कमिटमेंट टू सिटीजन्स कंसर्न, डेफिनेटली आपको सिटीजन्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या करना है, काम करना है। पब्लिक गुड एंड पब्लिक सर्विस, जनता का सेवक बनकर काम करना है, मालिक बनकर नहीं काम करना है। एम्पैथी फॉर वीकर सेक्शन, एम्पैथी अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो ऑलवेज ट्राई टू पुट योरसेल्फ इन देयर शूज। आई गेस मैंने एम्पैथी प्रीवियस सेशंस में क्लियर करा है। अकाउंटेबिलिटी हम समझ चुके हैं, एज अ सिविल सर्वेंट यू आर ऑलवेज अकाउंटेबल टू क्या कहते हैं, सिटीजन्स एंड टू द योर सीनियर्स। डिवोशन टू ड्यूटी यानी डेडिकेशन टू सर्विस, ये एक स्टैंडर्ड जो है अगर हम बात करें ये इंडिया में रखा गया है पर अदर कंट्रीज में नहीं है। बट यू मस्ट बी थिंकिंग कि पेट्रियोटिज्म, डेडिकेशन टू सर्विस, इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो ये भी मैं आपको इनडायरेक्टली क्लियर कर चुका हूं कि वेलफेयर के लिए काम करना होता है, रूरल कंट्री है। तो अगर एक सिविल सर्वेंट अपने वर्क के लिए डेडिकेटेड नहीं है तो जो पॉलिसीज है उनका जो बेनिफिट है वो लास्ट माइल तक यानी आखिरी पर्सन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो इसलिए पब्लिक सर्विस में डेडिकेशन, पेट्रियोटिज्म होना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। टॉलरेंस, एज आई सेड डाइवर्सिफाइड कंट्री है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भारत में रहते हैं। तो अगर आपको इन सब के साथ डील करना है तो आपको इन सब के प्रति क्या होना होगा, टॉलरेंट होना होगा। टॉलरेंट मतलब आपका जो कल्चर है, आपकी जो कास्ट है, जो सोसाइटी है, उससे अगर कोई डिफरेंट भी है तो भी आप उसको क्या करेंगे, लिसन करेंगे। ठीक है,
पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, आई गेस वी ऑल नो कि इंडिया में कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, तो एक सिविल सर्वेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है, डिटेल में समझेंगे हम आगे, कि वो क्या हो, पॉलिटिकली न्यूट्रल हो। मतलब वो भले ही बीजेपी से बिलोंग करता हो, पर अगर पॉलिसी मेकिंग जो है गवर्नमेंट है वो कांग्रेस की है, तो वो कांग्रेस की पॉलिसीज को भी क्या करेगा, प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेगा, ताकि जो मिनिस्टर्स हैं और सिटीजन्स है उनका क्या रहे, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रस्ट बना रहे। कंपैशन एंड सिंपैथी, अब इसको समझाने में टाइम लगेगा, तो ये हमारे सिलेबस में ही है, तो इसको हम डिटेल में बाद में समझ लेंगे। करेज, अब आप कहेंगे सर करेज जैसी बेसिक चीज को ये सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने क्यों जोड़ा है, तो समझेगा। इंडिया में अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो रहते हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। वो कई बार क्या होता है, झगड़े में वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों में फंस जाते हैं। तो या फिर अगर हम बात करें जब वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं तो वो पॉलिसी कई बार क्या होती है, फेल हो जाती है। बट ऐसा होने पर ऐसा तो नहीं है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है वो फ्यूचर में पॉलिसी बनाएगा ही नहीं, वो बनाएगा। या फिर कई बार क्या होते हैं, थ्रेट कॉल्स आते हैं कि आप ऐसा करोगे तो भाई आपको जो है हम फलाना जगह ट्रांसफर करा देंगे, या फिर आपकी जो है जॉब चली जाएगी, आपको करप्शन चार्जेस में फंसा देंगे वगैरह। सो इसीलिए इंडिया में क्या होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मांगा जाता है कि वो बहुत ज्यादा क्या रहे, करेजियस रहे। अगर वो नहीं होगा तो एज आई सेड कि जो स्कीम्स है उनका जो बेनिफिट है वो लास्ट माइल तक, आखिरी पर्सन तक नहीं पहुंच पाएगा। आई गेस आपको ये बात जो है अच्छे से क्लियर हो गई है कि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने ऐसी वैल्यूज क्यों जोड़ी हैं जो अदर कंट्रीज में नहीं फॉलो हो रही हैं। अब आज हमें एक वैल्यू समझना है जो कि इंटेग्रिटी, फिर बाकी हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। अब इंटेग्रिटी ये क्या होता है, इंटेग्रिटी की अगर हम बात करें तो बुक्स में लिखा है इंटेग्रिटी इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, कि इंटेग्रिटी जो है वो आपका सबसे बड़ा एसेट है, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं तो बुक्स में लिखा है इट मीन्स टू बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन थॉट, स्पीच एंड एक्शन। मतलब कि जो आपकी सोच है, जो आपकी कथनी है और जो आपकी करनी है, हिंदी बड़ा अच्छा है इसका कि सोच, कथनी और करनी, इन तीनों में क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो अब लेकिन बात ये उठती है कि सर या जो आप बोल रहे हो मदर ऑफ ऑल वैल्यूज, ऑनेस्ट कंसिस्टेंट थॉट स्पीच एक्शन, या फिर इंटेग्रिटी इज योर ग्रेटेस्ट एसेट, ये बातें एग्जैक्टली समझ नहीं आती कि इनका मतलब क्या है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि आपको ये बहुत ही अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। और उसके बाद जो डेटा मैंने लिखा है अपन उस पर वापस आएंगे। सो आई गेस आपको तब डेटा बहुत अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इंटेग्रिटी एक ऐसी चीज है जिस पर आपसे 150 वर्ड्स में 200 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है, और तब आपको जो है डेटा कम पड़ जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल में आते हैं, एक बहुत रेगुलर गो का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि उससे ही चीजें ज्यादा क्लियर होती हैं। सपोज आप एक शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, और शॉपिंग मॉल में अगर हम बात करें तो सारा सामान जो एकदम खुला पड़ा रहता है, पर मुझे बताइए क्या आप कभी उसको चुराने की सोचते हैं? डेफिनेटली नॉट। आप बहुत ईमानदार हैं, आप कभी भी ऐसा नहीं सोचते हैं। बट क्या लिटरली आप ईमानदार हैं ऐसा इसलिए नहीं सोचते हैं? सो सम ऑफ यू मस्ट बी थिंकिंग कि सर सोचने में तो आता है कि फलाना चीज उठाकर जो है घर ले चले, बट वहां पर कैमरास लगे हुए हैं, और कैमरास लगे होने के बाद भी अगर हम बात करें कैमरा से भी बच गए तो जो गेट रहता है वहां पर डिटेक्टर्स रहते हैं जिनसे अगर हम कोई सामान बाहर ले जा रहे हैं तो डिटेक्ट हो जाता है। अब मुझे बताइए, आपने भले ही सोचा कि आप स्टीलिंग करोगे बट आपने करी नहीं, तो क्या आप ऑनेस्ट हो या नहीं हो? सोचने वाली बात है। तो आप लोग कहेंगे सर हम स्टिल ऑनेस्ट है, हमने चोरी नहीं करी। तो समझिएगा ऑनेस्टी को अगर हम बात करें तो एक बहुत छोटी वैल्यू कंसिडर करा जाता है एज कंपेयर टू इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी इज कंसिडर्ड मदर ऑफ ऑल वैल्यूज। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इंटेग्रिटी कहती है कि आपका जो थिंकिंग है, आपका जो स्पीच है और आपका जो एक्शन है, तीनों सेम होना चाहिए। अब आप यहां पर ऑनेस्ट हो, आप ट्रूथफुल हो क्योंकि आपने चोरी नहीं करी, बट आप में इंटेग्रिटी नहीं है क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप चोरी करोगे, आप बोल रहे हो कि नहीं करोगे, और एक्शन में
मान लीजिए आपने चोरी के लिए उठाया और फिर उसके बाद वापस रख दिया। सो तीनों में क्या है, डिफरेंस है। तो यही एक इंटीग्रिटी होती है जिसके लिए बहुत ज्यादा क्या लगता है, करेज लगता है। इसीलिए हमारे जो, अगर हम बात करें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें करेज को भी क्या दी गई है, इंपॉर्टेंस दी गई है। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई। पर इसमें अगर हम बात करें तो एक और बात है, मान लीजिए सपोज कैमरास जो है बंद पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर फिर जो है अगर जिसके माइंड में स्टीलिंग आ रही है वो चोरी कर लेगा, तो क्या उसमें इंटीग्रिटी है? डेफिनेटली नॉट। तो क्यों नहीं है? क्योंकि समझेगा इंटीग्रिटी क्या होती है। इंटीग्रिटी इज फॉलोइंग वैल्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, प्लेस एंड कंटेक्स्ट। अब इस तरह के जो कोटेशंस इस वाले स्टेटमेंट्स होते हैं ये आपको जरूर देने चाहिए, क्योंकि ऐसे कोटेशंस वाले स्टेटमेंट से क्या करते हैं, आपको मार्क्स जो है अर्न कराते हैं। तो इंटीग्रिटी क्या होती है, फॉलोइंग वैल्यूज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम, प्लेस एंड कंटेक्स्ट। मतलब समय, जगह और सब्जेक्ट जो है तीनों भले ही बदल जाए तब भी आप क्या रहोगे, आप सेम टू सेम रहोगे, चेंज नहीं होगे। इसके लिए एक और एग्जांपल देखिए। सपोज आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो और एज अ कलेक्टर आपको कोई ब्राइब ऑफर करता है और आप कह देते हो मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं 5 लाख के लिए नहीं बिकूंगा। और अगर अगेन हम बात करें तो एक दूसरा पर्सन आपके सामने आता है, वो आपको 50 लाख ऑफर करता है। आप कहेंगे हाँ, या आप में से कुछ लोग कहेंगे ठीक है कि हाँ मैं 50 लाख में बिक जाऊंगा। तो मुझे बताइए क्या इंटीग्रिटी है यहां पर? डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा कंटेक्स्ट बदल गया या टाइम बदल गया, इन्होंने अपनी वैल्यूज क्या कर दी, छोड़ दी। सो इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी एक ऐसी चीज होती है, या तो आपके पास होती है या फिर आपके पास नहीं होती है, वेदर यू हैव इट और वेदर यू डोंट हैव इट। ठीक है, टाइम, प्लेस, कंटेक्स्ट बदलने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब एक और एग्जांपल समझते हैं। पुलिस ऑफिसर, सपोज यू आर अ पुलिसमैन और आपको ऑर्डर दिया जाता है कि एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उस प्रोटेस्ट में आपको क्या करना है, जो सिविलियंस है जिनके पास आर्म्स तक नहीं है उन पर फायर करना है, उन पर गोली चलाना है, ताकि प्रोटेस्ट क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब मुझे बताइए क्या आप ऐसा करेंगे? आप कहोगे डेफिनेटली नॉट। बट अगर आप नहीं करोगे तो आप अपने सीनियर का ऑर्डर मानने से क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। बट आपके माइंड में तो आ रहा है कि आप ऑर्डर मत मानो, पर आपका एक्शन में आपने मान लिया। सो व्हाट इट शोज, ये शो करता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जो है इंटीग्रिटी नहीं है। आप ऑनेस्ट हो, अपने सीनियर्स का ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, बट स्टिल आपके अंदर जो इंटीग्रिटी है वो नहीं है। ये इस चीज को क्या कर रहा है, शोकेस कर रहा है। क्योंकि इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि आप अपनी जो ड्यूटीज है उनको क्या करेंगे, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करेंगे। आई गेस आपको ये बात जो है अच्छे से समझ में आ गई है। अब आते हैं हम अपने डेटा पे, एंड आई गेस आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए, इट मीन्स टू बी ऑनेस्ट एंड कंसिस्टेंट इन थॉट, स्पीच, एक्शन। यानी कि आपको गैप एलिमिनेट करना होगा जो आपकी थिंकिंग, आपकी सेइंग और आपके एक्शंस में आ रहा है। इंटीग्रिटी क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा किस किस का, आइडियल्स का, कॉन्विक्शंस का, स्टैंडर्ड्स का, बिलीव्स का, बिहेवियर का, सब कुछ मिलाकर क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। एक मैन ऑफ इंटीग्रिटी जो होगा उसको 5 लाख दो या 50 लाख, उसे कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकेगा टेम्पटेशन से या प्रेशर से। क्यों? क्योंकि ही और शी वुड बी ओनली रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिज कंसाइंस, यानी अंतरात्मा। वो हमेशा अपनी अंतरात्मा को सुनकर क्या करेंगे, काम करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज समथिंग विच कैन नॉट बी ब्रोकन। You cannot disintegrate mind, speech and body of a man of integrity as they are one and congruent with each other. अब देखिए, अब ये लैंग्वेज आपको बहुत इजीली आई गेस अंडरस्टैंड कर हो रही होगी। इंटीग्रिटी इज डूइंग राइट थिंग इवन इफ नोबडी इज वॉचिंग। ठीक है, व्हेन नोबडी इज वॉचिंग, कंसाइंस इज द ओनली जज। यानी कि कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, कैमरास लगे हो या ना लगे हो, इफ यू हैव इंटीग्रिटी तो आप जो है चोरी नहीं करेंगे,
It is a value of values, also called mother of values, and it is about being what you are. एक्चुअली इसे जो है मदर ऑफ ऑल वैल्यूज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप कोई भी वैल्यू की अगर बात करेंगे सो उसमें क्या होगी, इंटीग्रिटी आ ही जाएगी। आप ऑनेस्टी की बात करें, ट्रुथफुलनेस की बात करें, आप जो है फेथ की बात करें, मॉरल वैल्यूज की बात करें, गुड कैरेक्टर की बात करें, या फेयरनेस की बात करें, इंपार्शियलिटी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी की बात करें, सभी वैल्यूज में क्या होता है, कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी आई जाती है, क्योंकि ये बात ही किसकी कर रही है, थॉट, स्पीच और एक्शन की बात कर रही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, मदर ऑफ वैल्यूज कहा जाता है। इसके अलावा गांधी जी का भी एक कोटेशन इसमें बहुत पॉपुलर है कि आपके बिलीव्स क्या बनते हैं, आपके थॉट्स बनते हैं। आपके थॉट्स क्या बनते हैं, आपके वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स जो है वो आपके एक्शंस बनते हैं, एक्शंस आपकी हैबिट बनती है, हैबिट्स क्या बनती है, वैल्यूज बनती हैं, और वैल्यूज से ही आपकी क्या डिसाइड होती है, डेस्टिनी डिसाइड होती है। तो ये जो है किस पर जो है बेस्ड है, ये बेसिकली इंटीग्रिटी पर बेस्ड है कि ये सब क्या होना चाहिए, एक सिंगल डायरेक्शन में होना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज जो है वो पैदा ना हो। अब इंटीग्रिटी की अगर हम टाइप्स की बात करें, मैं जानता हूं आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया है, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हम एक सिंगल गो में इसे खत्म कर रहे हैं। तो इंटीग्रिटी की टाइप्स की अगर बात करें तो दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी और सेकंड होता है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। अब इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या होता है समझिएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, इसको मैं पहले एग्जांपल ही बता देता हूं ताकि आपको थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाए। इफ यू सक्सीड, अगर आप अपनी लाइफ में जैसे किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं, चाहे अगर हम बात करें तो वो जेफ बेजोस हो या फिर कोई और हो, तो आप क्या कहेंगे कि इनको जो सक्सेस मिली है वो क्या कहते हैं, इनके लक से मिली है, इनकी टाइमिंग से मिली है, इन्होंने मेहनत, हार्डवर्क, मार्क ज़करबर्ग हुए, इन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क नहीं किया है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट सपोज अगर आप खुद सक्सेसफुल हो गए तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मैंने बहुत मेहनत करी है, मैं ऐसे ही यहां पे नहीं पहुंचा हूं। तो मुझे बताइए इसमें क्या शोकेस हो रहा है। इसमें शोकेस ये हो रहा है कि आप अपने खुद के सक्सेस के पैरामीटर्स को अलग मान रहे हैं और किसी और के सक्सेस के पैरामीटर्स को अलग मान रहे हैं। तो दोनों में आपको क्या करना है, सक्सेस के जो पैरामीटर्स हैं उन्हें क्या करना है, सिमिलर मानना है। मतलब कि आपको अपने आप को और दूसरों को, दोनों को क्या करना है, सेम स्टैंडर्ड्स पर जज करना है। अब आप कहेंगे सर बात तो क्लियर है, समझ में आ गई। इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी क्या है? इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी यही है, इट मीन्स टू बी consistent and true to one's thinking and to hold oneself to the same standards to one expects others to meet। मतलब कि आप एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट जब काम कर रहे हैं तो जिन स्टैंडर्ड्स पर आप खुद को जज करते हैं, सेम स्टैंडर्ड्स पर आपको दूसरों को जज करना है, तभी आप जो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर फॉर्म में कर पाएंगे। और आपको जो है हमेशा ऑनेस्टली एडमिट करना है जो डिस्क्रिपेंसीज, जो इनकंसिस्टेंसीज आती हैं थॉट और एक्शन में, और उनको आइडेंटिफाई करके क्या करना है, दूर करना है। यही क्या है, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है। इंटेलेक्ट मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज से रिलेट करता है। ओके, अब इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी के बाद सेकंड जो होती है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी। अब ट्राई टू कंसिडर, जब हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो ये एक तरह का क्या है, प्रोफेशन है। अब किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाइए, अब चाहे आप जो है डॉक्टर बन जाइए, या फिर आप जो है सर्जन बन जाइए, या फिर आप फार्मासिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए। हर प्रोफेशन के क्या होते हैं, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, एथिकल कोड्स होते हैं, जो कि कौन बनाता है, उनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं वो बनाती हैं। जैसे मेडिकल में मेडिकल काउंसिल होती है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, वगैरह वगैरह। तो ये जो रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, इन्होंने क्या करा है, इट इज कंडक्टिंग ऑफ, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को समझिए, इट इज कंडक्टिंग ऑफ वंस प्रोफेशनल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस विद कंप्लीट ऑनेस्टी एंड कंफर्मिटी विद द प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है,
मतलब कि प्रोफेशनल इंटीग्रिटी क्या हो जाएगी, ये जो हमारी ड्यूटीज है, जो ऑब्लिगेशंस है, उन्हें हम क्या करें, ऑनेस्टी से फॉलो करें, जो किसको कंफर्म, जो किसके पैरेलल होंगी, आपके प्रोफेशनल कोड ऑफ एथिक्स के पैरेलल होंगी। मतलब प्रोफेशनल इंटीग्रिटी कुछ भी नहीं है, ये सीधे सीधे जो एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन या फिर किसी प्रोफेशन में जो कोड रहेंगे एथिक्स के, उनको आप क्या करें, ऑनेस्टली फॉलो करें, उनके बारे में आप सोचे भी पॉजिटिव और आपका एक्शन भी कैसा हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तो यही क्या है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है, जिसमें आप कई सारी वैल्यूज देखते हैं, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओबीडियंस टू द लॉ एंड सर्टेन अदर नॉर्म्स। ये सब जो है सभी प्रोफेशंस में पाए जाते हैं और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी के अंदर आते हैं। आई गेस आपको अब समझ आ रहा होगा कि इसे मदर ऑफ ऑल वैल्यूज क्यों कहते हैं। एंड इसमें एक मजेदार बात जो है वो ये है कि इवन क्रिमिनल्स जो होते हैं उनके पास भी क्या होती है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी होती है, और उनमें भी क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे उनके बीच भी एक अनशेकन कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि वो एक दूसरे के एरिया में नहीं जाएंगे, एक दूसरे की जो फैमिली है उसको हार्म नहीं करेंगे, और अगर कोई डील साइन हो गई तो उसको फाइनल जरूर करेंगे। सर थोड़ा एग्जाम्पल से बता देंगे? जैसे आपने अगर बॉस पिक्चर देखी हो अक्षय कुमार की, तो उसमें क्या फंडा है, उसमें फंडा यह है कि अगर एक बार डील ले ली तो फिर उसको पूरा करके ही छोड़ना है, चाहे वो डील अपने वालों के खिलाफ क्यों ना हो। या फिर अगर हम बात करें, आपने अगर साहू पिक्चर देखी है तो उसमें जैकी श्रॉफ का क्या फंडा है, यही फंडा है कि अब जो है एक दूसरे के एरिया में नहीं जाते और एक दूसरे की फैमिली को हार्म भी नहीं पहुंचाते। तो यही क्या है, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी है। आई गेस आपको इंटीग्रिटी भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में इतना ही। इसके आगे जो वैल्यूज है, एज आई सेड, हम अपने फर्दर सेशंस में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।